आज हम लोग डीपीपी 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड वाटर इफ 2 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 31.4 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन। यूरिया का 2 ग्राम गिवन है और एक्वस सॉल्यूशन कितना है 31.4 ग्राम। ये वेट ऑफ सॉल्यूशन है और ये है वेट ऑफ यूरिया। तो यहां पर वेट ऑफ यूरिया है, वेट ऑफ यूरिया कितना है 2 ग्राम और वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन है 31.4 ग्राम। अब यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वेट ऑफ यूरिया प्लस वेट ऑफ वाटर, ये है 31.4 ग्राम। वेट ऑफ यूरिया है 2 ग्राम, वेट ऑफ वाटर यहां से आ जाएगा, कितना आ जाएगा वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ यूरिया 2 ग्राम दिया था भाई, सॉल्यूशन का वेट क्या होगा, यूरिया का वेट सॉल्यूट का वेट प्लस सॉल्वेंट का वेट, और यूरिया का वेट 2 ग्राम है तो सॉल्वेंट का वेट कितना आ जाएगा 31.4 ग्राम। यहां से इसको उधर ले जाएंगे तो वेट ऑफ वाटर आएगा कितना 31.4 माइनस 2, ये आ जाएगा 29.4 ग्राम। ठीक है, ये वाटर का वेट आ गया, यूरिया का वेट दिया है, आपको यूरिया का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया क्या होगा, मोल्स ऑफ यूरिया, यूरिया का मोल अपॉन मोल ऑफ यूरिया प्लस मोल ऑफ वाटर, कितना हो जाएगा भाई, मोल ऑफ यूरिया, यूरिया का जीएमएम क्या होगा, यूरिया का फॉर्मूला होता है CnH2CONH2, ये फॉर्मूला किसका है, यूरिया का है। और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जीएम 14 होता है, हाइड्रोजन का जीएम 1 होता है। तो यहां पर 2 नाइट्रोजन है यानी कि 2 × 14, ये एक नाइट्रोजन, ये एक नाइट्रोजन ये है, और हाइड्रोजन कितने हैं 4 हाइड्रोजन एटम प्लस 4 × 1, कार्बन कितना है 1 प्लस 12, और ऑक्सीजन 16, कितना आ जाएगा भाई 28 प्लस 4 कितना 60 आएगा। ये यूरिया का जीएमएम आ गया। आप देखिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, तो अभी यूरिया का मोल कितना हो जाएगा, यूरिया का वेट 2/60 प्लस यहां पर 2/60 प्लस इसका कितना है 29.4/80, वाटर का वेट है अपॉन 18। अभी देखिए यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर 0.02 आएगा इसका। यूरिया का मोल फ्रैक्शन 0.02 आएगा। इसी तरह से हम लोग वाटर का मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। वाटर का मोल फ्रैक्शन चाहे तो आप फॉर्मूले से निकाल लीजिए, या फिर एक हमें पता है कि भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, इन दोनों का सम 1 होगा। अभी यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर होगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, ये आ जाएगा 1 माइनस 0.02 मतलब 0.98। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, under what condition will the molarity of solute not be equal to its molarity। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किन कंडीशंस में मोलैरिटी और मोलरिटी इक्वल नहीं होंगे। तो देख लेते हैं, पहले हम लोग इक्वल की कंडीशंस निकाल लेते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि कब मोलरिटी एंड मोलरिटी इक्वल है।
ठीक है ना। उसके बाद फिर हम वो कंडीशंस बता देंगे जिसमें मोलैरिटी इक्वल नहीं है। तो हम लोग पहले ले लेते हैं लेट मोलैरिटी इक्वल टू मोलैरिटी, दोनों इक्वल है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, moles of solute upon weight of solvent in kg equal to molarity का फॉर्मूला moles of solute upon वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। पहली बात तो देखिए, कभी भी दो क्वांटिटी, डिफरेंट टाइप की क्वांटिटी सेम नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी हम इसे सेम कर रहे हैं तो हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, क्योंकि मोलैरिटी की यूनिट होगी मोल पर केजी सॉल्वेंट और मोलैरिटी की यूनिट होगी मोल पर लीटर सॉल्यूशन। तो यहां से ये मोल मोल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर। ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन, weight of solution upon density of solution। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया, और ये है वेट ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन। और वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये होगा। अब अगर हम सॉल्वेंट को एक तरफ ले आएंगे तो देखिए क्या होगा, यहां से वेट ऑफ सॉल्वेंट ये आ जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस 1 इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये कब इक्वल हो सकते हैं? इसके इक्वल होने के लिए क्या होगा? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 होगा तो क्या होगा? ये 0 हो जाएगा और सॉल्यूट का मास भी 0 हो जाएगा। एंड वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 0। मतलब मोलैरिटी और मोलैरिटी इक्वल तभी हो सकते हैं जब सॉल्यूशन की डेंसिटी 1 हो और वेट ऑफ सॉल्यूट 0 हो। अगर वेट ऑफ सॉल्यूट 0 होगा, क्यों? क्योंकि वेट, ये जब डेंसिटी 1 होगी तो इधर 0 हो जाएगा, इधर भी तो 0 होना चाहिए। अगर यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूट 0 हो गया तो क्या मतलब हुआ? प्योर सॉल्वेंट होगा, प्योर सॉल्वेंट होगा। और इसकी डेंसिटी कितनी होगी? डेंसिटी इज इक्वल टू 1। सॉल्वेंट की डेंसिटी
1 होगी। ये डेंसिटी किसकी है? सॉल्वेंट की डेंसिटी, सॉल्वेंट। मतलब मोलरिटी और मोलैलिटी तभी इक्वल होंगे जब सॉल्वेंट की डेंसिटी 1 हो और उसमें सॉल्यूट 0 हो। ठीक है ना? यहां पर देखिए डी क्या है? सॉल्यूशन की डेंसिटी, लेकिन सॉल्यूशन की डेंसिटी 1 हो और सॉल्यूट 0 हो। जब सॉल्यूट 0 है इसका मतलब प्योर सॉल्वेंट है, तो प्योर सॉल्वेंट ही तो सॉल्यूशन होगा। सॉल्वेंट की डेंसिटी 1 है, सॉल्वेंट की डेंसिटी 1 हो और उसमें सॉल्यूट ना हो। हम ये भी कह सकते हैं जो सॉल्वेंट की डेंसिटी हो वही सॉल्यूशन की। दोनों की डेंसिटी जब 1-1 होगी, जब दोनों की डेंसिटी 1-1 होगी, इसका मतलब सॉल्यूट नहीं होगा। इसका मतलब कि अगर सॉल्यूशन है तो उसकी मोलैलिटी और मोलरिटी कभी भी सेम नहीं हो सकती है। हमेशा मोलैलिटी और मोलरिटी अलग अलग रहेगी, कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर रहेगा। और मोलरिटी और मोलैलिटी सेम है, इसका मतलब कि उसमें सॉल्यूट नहीं है, सॉल्यूशन की डेंसिटी भी 1 है और सॉल्वेंट की डेंसिटी भी 1 है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, a sugar syrup of weight 214.2 contains 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। तो देखिए शुगर का फार्मूला ये होता है, इसका हम लोग जेएमएम कैलकुलेट कर लेते हैं। C12H22O11 क्या हो जाएगा? 12 into 12 plus 22 into 1 plus 11 into 16, तो ये आ जाएगा हमारा 342 ग्राम। वेट ऑफ शुगर हमें दिया गया है 34.2 ग्राम। वेट ऑफ शुगर है 34.2 ग्राम। वेट ऑफ सिरप कितना है? 214.2 ग्राम। यहां पर सिरप का वेट क्या होगा? शुगर का वेट प्लस वेट ऑफ वाटर, ये दोनों मिलके 214.2 ग्राम। शुगर कितना है? 34.2 प्लस वेट ऑफ वाटर 214.2। वेट ऑफ वाटर कितना आ जाएगा? 214.2 माइनस 34.2 180 ग्राम। आपसे पूछा गया है कैलकुलेट मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलैलिटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मोलैलिटी क्या हो जाएगी? मोलैलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ शुगर अपॉन जीएमएम इनटू वेट ऑफ वाटर इनटू 1000। तो अभी देखिए वेट ऑफ शुगर कितना है? 34.2 और ये 342 इनटू 180 इनटू 1000। तो यहां पर हम लोग ये आ जाएगा 0.1, ये आ जाएगा 0.556 मोलर। ठीक है? अभी निकालना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर। मोल फ्रैक्शन का फार्मूला स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अभी स्मॉल एन की जगह 34.2 अपॉन 342, 34.2 अपॉन 342 प्लस 180 अपॉन 18 कितना हो जाएगा? ये आएगा 0.1 अपॉन 0.1 प्लस 10 1 अपॉन 101, ये आ जाएगा 0.0099। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखिए कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन एन एक्वस 4 मोलर सॉल्यूशन। अभी देखिए मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोलैलिटी गिवन है। तो देखिए मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी इज इक्वल टू
1000 into mole fraction of solute upon 1 minus mole fraction of solute into GMM of solvent. क्या होगा भाई? मोलैरिटी दी गई 4, 1000 into मोल फ्रैक्शन को स्मॉल x ले रहे हैं. लेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू स्मॉल x. तो ये 1 माइनस स्मॉल x और GMM ऑफ सॉल्वेंट 80. यहां से कितना होगा? 72 माइनस 72 x इज इक्वल टू 1000x. x क्या आ जाएगा? 72 अपॉन 1072. इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0672. क्वेश्चन नंबर 5. नाइट्रिक एसिड 70% वेट बाय वेट सॉल्यूशन हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी. अभी देखिए नाइट्रिक एसिड HNO3 है, HNO3, इसका GMM क्या होगा? 1 + 14 + 16 into 3. ये आ जाएगा 1 + 14 + 48 63. अभी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दी है? ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.42. स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू density of solution upon density of water. अभी देखिए ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है. स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वाटर के रिस्पेक्ट में डेंसिटी. ये स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी के लिए डिफाइंड हो सकती है, सॉलिड के लिए भी डिफाइंड हो सकती है. सॉलिड के लिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो डेंसिटी ऑफ सॉलिड विद रिस्पेक्ट टू वाटर. तो यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दी गई है? 1.42. यहाँ से डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml. तो देखिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा 1.42 ग्राम पर ml. ये बाबू स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी एक ही चीज है, बस स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिटलेस होगा क्योंकि ये रेशियो है डेंसिटी का, यूनिट कैंसिल हो जाएंगी और जो डेंसिटी होगी उसमें ग्राम पर ml क्या होगा? यूनिट होगी. ये वाटर 1 ग्राम पर ml होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगा, बस यूनिट आ जाएगी. तो डेंसिटी सॉल्यूशन की ये हो जाएगी. अभी डेंसिटी सॉल्यूशन की दी गई है और क्या दिया है? परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है. तो यहां से आपको क्या निकालना है? मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी. पहले हम लोग मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे. तो दो तरीके हैं. एक तो हम लोग इसे डेफिनेशन से कर ले. चलिए पहले डेफिनेशन से करते हैं. तो डेफिनेशन से करेंगे तो हम कोई सैंपल ले लेंगे. चूंकि यहाँ पर परसेंटेज वेट बाय वेट है तो सैंपल हम 100 ग्राम लेंगे. लेट वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम. तो यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी. वॉल्यूम क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी. तो 100 अपॉन 1.42 ml. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया. अब 100 ग्राम सॉल्यूशन में नाइट्रिक एसिड कितना होगा? वेट ऑफ HNO3 कितना हो जाएगा?
परसेंटेज वेट बाय वेट का डेफिनेशन क्या होता है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट प्रेजेंट होता है। तो ये आ जाएगा कितना? 70 ग्राम। अब हम लोगों को मोलरिटी का फॉर्मूला रखना है। वेट ऑफ HNO3 अपॉन GMM इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? ml में, और 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा भाई? वैल्यू वेट ऑफ सॉल्यूशन 70 अपॉन 63 इनटू 100, वॉल्यूम कितना है? 100 अपॉन 1.42 इनटू 1000। तो इससे ये कैंसिल हो गया भाई। कितना आ जाएगा? इसको रहने दीजिए, ये 1.42 ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना? 7 इंटू 142 अपॉन 63, है ना? 9 कितना आएगा? 9 1 जा 9, 5 15.7 approximate molar, 15.7 ये आ जाएगा आपका 15.7। ठीक है। अब देखिए मोलरिटी 15.7 आया है और आपको निकालना है नॉर्मेलिटी। तो मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन होता है? नॉर्मेलिटी होती है आपकी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू n फैक्टर। और n फैक्टर क्या होता है एसिड के लिए? n फैक्टर होता है नंबर ऑफ H प्लस आयन। ये नंबर ऑफ H प्लस आयन, H प्लस आयन ऑफ एसिड, एसिड में जितने H प्लस आयन होते हैं। तो यहां पर मोलरिटी 15.7 और n फैक्टर 1, तो कितना आ जाएगा? 15.7। तो नॉर्मेलिटी भी 15.7 ही है। ठीक है। Question number 6. 1.8 gram of NaCl is dissolved in 10 gram of solution. The density of which is this? अभी देखिए टोटल सॉल्यूशन 10 ग्राम दिया गया है और 1.8 ग्राम NaCl में डेंसिटी दे रखी है और आपसे पूछा है कि मोलरिटी और मोलैलिटी कैलकुलेट करिए। तो हम लोग कैसे करेंगे भाई? वेट ऑफ NaCl, वेट ऑफ NaCl कितना है? 1.8 ग्राम। और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? वेट ऑफ सॉल्यूशन है 10 ग्राम। सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? वेट ऑफ NaCl प्लस वेट ऑफ वाटर, ये है 10 ग्राम। यहां से वेट ऑफ वाटर आ जाएगा, कितना आएगा? 10 माइनस वेट ऑफ NaCl, 10 माइनस 1.8, मतलब ये 8.2 ग्राम। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है 1.07 ग्राम पर ml। अब देखिए आपको सॉल्यूट का वेट पता है, सॉल्वेंट का वेट पता है और डेंसिटी पता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वेट से हम लोग सबसे पहले मोलैलिटी निकाल लेते हैं। तो मोलैलिटी देखिए क्या होगी? मोलैलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट NaCl और GMM अपॉन GMM into weight of water in gram into 1000। वेट ऑफ NaCl कितना दिया है? 1.8
और ये है 58.5। GMM NaCl का 58.5 होगा, 23 और 35.5 इनटू वेट ऑफ वाटर 8.2 इनटू 1000। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.899 मोलर, 1.899 मोलर। ठीक है, अब ये देखिए मोलैलिटी आ गई, अब डेंसिटी दी गई है उससे हम लोग मोलैलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो डेंसिटी दी गई है तो मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इनटू मोलैलिटी, 1000 इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस कैपिटल M इनटू GMM ऑफ सॉल्यूट। ये सॉल्यूट का GMM है। ठीक है, वैल्यू रख देंगे। अब स्मॉल m तो हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया है, इसकी ये वाली वैल्यू रखेंगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, हम लोग यही वाली वैल्यू रखते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800 अपॉन 58.5 इनटू 8.2, ये आ जाएगा 1000 m और 1000 डेंसिटी कितनी दी गई सॉल्यूशन की 1.07 माइनस m इनटू सॉल्यूट कौन सा है NaCl 58.5। इसको कैलकुलेट करेंगे और m की वैल्यू आप निकाल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहले तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैपिटल M की वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेट करेंगे और कैपिटल M की वैल्यू आपकी आएगी, कितनी आएगी 1.829, 1.829। देखिए 50% बाय वेट एथिल अल्कोहल सॉल्यूशन है इन वाटर, डेंसिटी दी गई है। तो अभी बाय वेट सॉल्यूशन है तो यहां से हम लोग मोलैलिटी निकाल सकते हैं। परसेंटेज बाय वेट और मोलैलिटी में रिलेशन आपको पता है। तो देखिए मोलैलिटी स्मॉल m क्या होगा 1000 इनटू परसेंटेज वेट बाय वेट अपॉन ये क्या है GMM इनटू 100 माइनस परसेंटेज वेट बाय वेट। तो देखिए इसमें हम लोग वैल्यू रख देंगे 1000 इनटू 50 अपॉन GMM(C2H5OH), इसका GMM क्या होगा 12 इनटू 2 प्लस 6 प्लस 16, 24 प्लस 6 प्लस 16 46, 46 इनटू 50, 50 से 50 कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा 1000 बाई 46। इसका मोलैलिटी आएगा 21.7। अभी मोलैलिटी आ गया तो हम लोग इससे मोलैलिटी निकाल सकते हैं। मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इनटू मोलैलिटी, 1000 इनटू डेंसिटी माइनस मोलैलिटी इनटू GMM। ये कितना है इसका हम यही रख देंगे 1000 अपॉन 46, ये आ जाएगा 1000 m, 1000 डेंसिटी कितना दिया है 0.9144 माइनस m इंटू 46, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और m का वैल्यू निकाल लेंगे। m का वैल्यू कितना आएगा इसमें, m का वैल्यू आएगा 9.93 मोलर। आप देखिए मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन भी हमें पता है। मोलैलिटी
is equal to 1000 into mole fraction, 1 minus mole fraction into GMM of solvent. यहाँ पे मोलैरिटी कितनी है 1000 upon 46 is equal to 1000x 1 minus x into 18 1000 से 1000 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कितना आ जाएगा 18 minus 18x और इधर हो जाएगा 46x, उधर जाएगा x is equal to 18 by 64। कितना आएगा भाई 0.281। Question number 9. When 400 gram of a 20% solution was cooled 50 gram of solute precipitated। ये solute precipitated मतलब क्या है? होता क्या है जब solution होता है तो solute का वॉल्यूम गायब हो जाता है। solute वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में सेट होता है ना। जब हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो उसमें डिसॉल्व हो जाता है, और डिसॉल्व करेंगे और डिसॉल्व हो जाएगा, और डिसॉल्व करेंगे और डिसॉल्व हो जाएगा। एक स्टेज आएगी कि वाटर के सारे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉल्यूट पार्टिकल से भर चुके होंगे। अभी जो स्पेस सॉल्यूट पार्टिकल से भर चुके हैं उसमें और अधिक सॉल्यूट नहीं घुल सकता। जब सारे स्पेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉल्यूट पार्टिकल से भर जाएंगे तो उसके बाद सॉल्यूट नहीं घुलेगा, उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, सॉल्यूट कैन बी dissolve। All intermolecular space of solvent are filled by solute particles। जितने भी ये है सॉल्यूट पार्टिकल और ये है सॉल्वेंट पार्टिकल। अभी जितने भी सॉल्वेंट पार्टिकल के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो सब सॉल्यूट पार्टिकल से भर चुके हैं, इसलिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और अधिक सॉल्यूट हम डिसॉल्व नहीं कर सकते। अगर इसका टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बड़े हो जाते हैं, इनके बीच का सेपरेशन बढ़ जाएगा, जगह खाली हो जाएगी, कुछ और सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। लेकिन जब टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे, कूल कर देंगे, तो कूलिंग में क्या होगा, ये जगह कम हो जाएगी, जिसकी वजह से घुला सॉल्यूट बाहर निकल आता है, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर या ऑन कूलिंग some solute is separate out in the form of solid. This solid is known as precipitate। तो precipitation मतलब क्या होता है, जो घुला हुआ सॉल्यूट है उसका बाहर सॉलिड फॉर्म में निकलना। तो इन्होंने कहा है कि जब हमने ठंडा किया तो 50 ग्राम सॉल्यूट प्रेसिपिटेट हो गया, मतलब सॉल्यूशन से बाहर आ गया है। ठीक है ना, जो सॉल्यूट वो वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में होगा वो तो डिसॉल्व होगा, जो बाहर आ जाएगा वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है ना, तो 50 ग्राम सॉलिड जो है वो बाहर आ गया ठंडा करने के, क्योंकि ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस छोटे हुए होंगे तो ये घुला हुआ सॉल्यूट बाहर आ गया होगा। तो अब आपसे इन्होंने पूछा है कि बताइए, तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि सॉल्यूट है कितना। इनिशियली वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है
ये है 400 का 20%, 20/100। ये से ये कैंसिल, कितना आ जाएगा 80 ग्राम। अब 50 ग्राम तो बाहर निकल गया है, तो रिमेनिंग सॉल्यूट कितना होगा, वेट ऑफ लेफ्ट सॉल्यूट कितना होगा 80 माइनस 50 मतलब 30 ग्राम। अब जो 50 ग्राम जब बाहर आ गया है तो वेट ऑफ सॉल्यूशन, लेफ्ट सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, लेफ्ट सॉल्यूशन जो बचा हुआ सॉल्यूशन है उसका वेट कितना हो जाएगा, 400 ग्राम था और 50 ग्राम बाहर आ गया 350। तो अभी परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होगा इन लेफ्ट सॉल्यूशन, रिमेनिंग सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लेफ्ट सॉल्यूट कितना है 30 ग्राम अपॉन 350 इंटू 100 कितना आ जाएगा भाई 300 अपॉन 35। कितना परसेंट हो जाएगा, देखिए कितना परसेंट होगा ये 8.6%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो थ्योरी लेक्चर में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें देखिए इन्होंने कहा व्हाट मास ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड डिसॉल्व 25 ग्राम, इसको कितने वाटर में हम डिसॉल्व करेंगे कि 8% CaSO4 का सॉल्यूशन मिल जाए। सॉल्यूशन में सॉल्यूट CaSO4 है, इसका वाटर जो है वो वाटर में ही ऐड हो जाएगा। तो पहले तो हम ये देख लें कि 25 ग्राम CaSO4 में कितना वाटर है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं भाई CaSO4 में कितना वाटर है, CuSO4.5H2O। तो यहां पर देखिए इसका GMM कितना है 63.5, SO4 पूरे का 96 होता है प्लस 90 वाटर। तो अभी ये कितना हो जाएगा 90.5 9 प्लस 90 इस 249.5, ठीक है ना। 249.5 ग्राम CuSO4.5H2O contains 90 ग्राम वाटर। इसलिए 25 ग्राम CaSO4 में कितना होगा 90 अपॉन 249.5 इंटू 25। इससे हम 250 लिख सकते हैं। 250 अगर लिखेंगे तो ये 10 जाएगा, ये लगभग 9 ग्राम आ जाएगा, 9 ग्राम। अब देखिए इसमें 9 ग्राम वाटर है पहले, और CuSO4 कितना होगा, वेट ऑफ CuSO4 ये हो जाएगा 25 माइनस 9 मतलब 16 ग्राम। 16 ग्राम ये है, ठीक है ना। तो अब यहां पर इन्होंने कहा है कि परसेंटेज वेट बाय, जब कुछ ना दिया हो तो इसका मतलब परसेंटेज वेट बाय वेट होता है, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग देख लेते हैं कि कितना होगा भाई। तो परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाय वेट का वेट ऑफ CuSO4, वेट ऑफ CuSO4 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो अभी ये कितना है 8% है,
वेट ऑफ CuO4 16, वेट ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना है इनटू 100। ये कितना आ जाएगा भाई? वेट ऑफ सॉल्यूशन आएगा 200 ग्राम। अब देखिए सॉल्यूशन का वेट 200 ग्राम है ना, तो यहां पर वेट ऑफ वाटर कितना आ जाएगा? वेट ऑफ वाटर आ जाएगा 200 माइनस 16 मतलब 184 ग्राम। भाई 200 ग्राम सॉल्यूशन है, 16 ग्राम आपका CSO4 है, तो 184 ग्राम होगा। लेकिन पहले से 9 ग्राम है, 9 ग्राम ये जो है वाटर पहले से इसके मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। ये वाला वाटर कितना है? 9 ग्राम। तो अभी एडेड वाटर कितना हो जाएगा? एडेड वाटर जो हम लोग डाल रहे हैं, एडेड वाटर हो जाएगा 184 माइनस 9। ये 9 ग्राम ये वाला वाटर है, तो बाहर से कितना ऐड करना पड़ेगा? 170 ग्राम। 170 होगा 175 ग्राम। 175 ग्राम वाटर आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये भाई DPP2 डिस्कस हो गया। अब अगले लेक्चर में हम लोग आगे की थ्योरी पढ़ेंगे।